आदरणीय शरद पवार साहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हे तिसऱ्यांदा 2 वेळा शिर्डी आणि आज नाशिक मी तुमच्या समोर उभा आहे। मी नेहमी म्हणतो की राजकारण अतिशय घाणेरडं झालं, पण काही राजकीय पक्ष अजूनही पुराणी परंपरा घेऊन आहेत। मी शिर्डीला पहिल्यांदा बोललो, त्याच्या अगोदर राष्ट्रवादीच्या विरुद्ध बोललो नाही असं नाही। दुसऱ्यांदा आलो तेव्हा त्या मधात राष्ट्रवादींच्या विरुद्ध बोललो नाही तसं नाही। तिसऱ्यांदा आलो त्याच्या मधात सुद्धा जयंत पाटील कधी कधी नाराजी होतात आमच्यावर, आम्ही बोललो नाही असं नाही। परंतु कुठलाही मनात भेद न ठेवता मला पुन्हा तिसऱ्यांदा बोलावलं, त्याबद्दल मी आभारी आहे। आणि कुठेतरी एक महाराष्ट्राची थोर राजकीय परंपरा जिवंत है ऐसा मला वाटतं। अब मैं थोड़ा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हिंदी दिन है और मैं आज महाराष्ट्र से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र हिंदी विरोधी नहीं है, महाराष्ट्र भी उतना ही हिंदी पे प्यार करता है। लेकिन फिर हिंदी कौन कैसा कब जानना चाहे, पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, ये हर एक पे छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार क्या पहने, क्या खाए, क्या पढ़े, इस पे थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भगवा पहना आज। एक बार मैं ऐसे ही शर्ट पहन के जब चैनल पे गया तो किसी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि देखो अशोक जी अब हमारे साथ हो गए। मैंने बोला नहीं, आज मैंने भगवा इसलिए पहना है कि तुम लोगों ने भगवे को इतना बदनाम किया, तो मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कलर को थोड़ी इज्जत देने का प्रयास मैं भी करूं। मेरी इज्जत है इसलिए मैंने आज भगवा पहना। विषय बहुत गंभीर है, विषय में बहुत लगातार बदलाव आते रहते हैं। जो मैं पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, मेरा विषय वही है। अभी साइबर क्राइम पे और साइबर सेफ्टी पे जब सुन रहा था मैं, तो मुझे तो एक बात समझ में आ गई, तो टेलीफोन रखना ही नहीं चाहिए, मोबाइल रखो ही मत। फिर मैंने सोचा यदि मैं कहता हूँ कि मोबाइल रखो ही मत तो लोग कहेंगे कि क्या मूर्ख आदमी है, खुद तो मोबाइल लेके बैठा है और लोगों को कहता है मोबाइल रखो ही मत। अब यदि आपके पीछे कुछ रेले है नहीं, आपके पीछे कुछ गलत काम है ही नहीं, आप टेलीफोन पे कुछ बोलते ही नहीं हो और आपके अकाउंट में लाखों है ही नहीं, तो फिर किसका डर? सारा सुन ले, रोज फोटो ले ले, रोज अकाउंट हैक कर ले। हमारे भी फोन टैप होते हैं, मोदी जी तो फोन टैप करते नहीं। फोन टैप करने वाले बेचारे कर्मचारी होते हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, कर्मचारी वही हैं। तो एक दिन मुझे एक कर्मचारी कह रहा था, संयोग से पुराना परिचित था, बोला यार तू जैसा टेलीविज़न पे बोलता है वैसा बोलना, तो टेलीफोन पे इतनी गाली क्यों देता है, हमको इतना डैश 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 लिखना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको डर नहीं है किसी बात का, यदि आपका मन साफ है तो ऐसे साइबर वाले रोज आए, रोज नए ऐप आए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जब मैं खाना खा रहा था तो वो वेटर आया, बोले साहब ढोकला। तो मैंने आसपास देखा, कोई मेरे मीडिया के साथी तो नहीं है, नहीं तो मेरा इधर भाषण चलेगा और उधर राष्ट्रीय टेलीविज़न पे लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। इंडिया गठबंधन टूट गया, शरद जी नए रास्ते पे, आज भोजन में ढोकला परोसा गया। ढोकले के कई मायने होते हैं। ढोकला कहाँ से आता है, ढोकला किसको प्रिय है, शरद जी ढोकले को क्यों अहमियत देते हैं? आज पूरनपोली थी नहीं, आज भरली वांग थी नहीं, आज भारी बदलाव आ गया है। तो ऐसे व्यवस्था में यदि हम भारत के वर्तमान राजनीति की बात करें तो ये समझ में नहीं आता कि हमको हंसना है, हमको रोना है।
हमको अपने आप को बचाना है, हमको भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है। क्योंकि 2014 से इस देश की राजनीति के मायने पूरी तरह से बदल गए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, और जो जितना बड़ा निर्लज्ज वो उतना बड़ा नेता साबित हो रहा है। जिसको थोड़ी बहुत शर्म है वो आज के राजनीतिक प्रवाह से कोसों दूर है। उसे लोग मत भी नहीं देते। लोगों ने उसको मत दिए तो वो अंदर तक, मशीन तक नहीं जाते। मशीन में गए तो काउंट नहीं होते, और काउंट हो गए तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले 2029 के चुनाव में सिर्फ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कहेगा कि हमने पूरा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है, चुनाव की तिथि ये होगी और बहुत खर्चा है देश पे, लोग मनी मन में आप अपना नेता चुन लीजिएगा। हम चुनाव आयोग दिल्ली से सांसदों को सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और उस दिन चुनाव की घोषणा होगी। ये होने वाला है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं निर्लज्जता का अमृतकाल है। चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देके कहता है कि मतदाता सूची तय करना, कैसी करना, कब बनाना, इसमें क्या बदलाव करना, बड़े बदलाव करना, छोटे बदलाव करना, छोटा एसआईआर, बड़ा एसआईआर, ये सब हमारे मर्जी पे चलेगा। ये संवैधानिक अधिकार हमको है, ये हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम करेंगे, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं बोल सकते। मैं उन्हीं की लाइन पकड़ के कहता हूं, यदि आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से इस देश के संविधान के अनुसार, जो हमारी 3 संविधान के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यदि इनमें से कोई भी आड़ा तिरछा चलता है तो न्यायपालिका का चाबुक चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। इसलिए ज्ञानेश कुमार को लगता होगा कि वो सर्वोच्च भगवान हो गए हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार भगवान नहीं है। ज्ञानेश कुमार यदि यहां चुनाव आयोग चला रहे हैं तो चुनाव करवाने के लिए चला रहे हैं। चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, और लोकतंत्र इसलिए जिंदा रहना चाहिए क्योंकि मेरे संविधान की मानना है कि लोकतंत्र के द्वारा ही संविधान को लागू किया जा सकता है, कोई किसी से बड़ा नहीं। मैं कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूं कि आज मैंने किसी जस्टिस को धन्यवाद दिया तो बहुत अच्छा है, कृपा करके मत बोलिएगा। हमारे कुछ चीफ जस्टिस ऐसे डिस्कशन में बोलते थे कि हम आए दिन हमारे टेलीविजन चैनल पे शुरू हो जाते थे, हेड्स ऑफ, माइलस्टोन, न्यायपालिका में विश्वास जिंदा है। और जब उसका नतीजा आता है, जब निर्णय आता है, तो उस साहब ने 3 दिन जो बोला उस निर्णय में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। फिर 3 दिन बाद हम कहते कि इसने मूर्ख बनाया, तो लोग नीचे कॉमेंट करते थे, पहले तय करो कि इसके लिए तुम्हें गर्व होता है कि इसको आज तुम इसकी निंदा कर रहे हो। इसलिए बहुत कॉशियस होकर बोलता हूं। 1951 में चेन्नई में एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। 2052 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद चुनाव के नतीजों तक सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें इंटरवेन नहीं कर सकती। और वो 1952 का भूत दिखा दिखा के चुनाव आयोग संविधान को पैरों के नीचे रगड़ते आया। लेकिन उत्तराखंड के जिला पंचायत के चुनाव में एक महिला ने फॉर्म भरा, वो कांग्रेस समर्थित थी। दूसरी महिला ने फॉर्म भरा, वो बीजेपी समर्थित थी। शाम तक 2 फॉर्म के बजाय तीसरा फॉर्म नहीं आया। जब फॉर्म हुआ तो दोनों फॉर्म करेक्ट हो गए, एक्सेप्ट हो गए। 2 दिन बाद कांग्रेस समर्थित महिला को बोला गया कि मैडम आपका फॉर्म आज रिजेक्ट हो गया। वो बोला आपने तो इसको पास किया था, रिजेक्ट कैसा हो गया? बोला नहीं, अब रिजेक्ट हो गया, हमने कर दिया, हो गया। और ये महिला अनअपोज चुनाव आ गई। वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद बीजेपी की वो महिला सर्वोच्च न्यायालय में जाके 1952 का हवाला देके कहती है कि साहब आप इंटरवेन नहीं कर सकते। जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है, ये इंटरवेन करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को आखिरी दम तक, आखिरी स्टेज तक इंटरवेन करने का अधिकार है। और अब ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, ये फॉर्म पास होगा। उसके बाद चुनाव हुए और जिस महिला का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उस महिला का फॉर्म पास हो गया। चुनाव आयोग कहता है कि हम हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं,
शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। यदि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो फिर हरियाणा के एक सरपंच का चुनाव का गिनती सर्वोच्च न्यायालय को यदि अपने प्रीमाइसेस में करना पड़े, सर्वोच्च न्यायालय में अपने न्यायालय में बुला के करना पड़े, तो कोई भी शर्मसार आदमी जिसको थोड़ी भी लज्जा होती, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देता कि साहब एक सरपंच का चुनाव तक मैं ठीक से नहीं कर पाया, मुझे कोई अधिकार नहीं इस चेयर पे बैठने का। लेकिन निर्लज्ज है, हंस देते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव क्या हुआ, सारे दुनिया ने वो देखा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। अब सर्वोच्च न्यायालय का काम, मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई भी एक डिपार्टमेंट सबसे नाकारा, सबसे फ्रॉड, सबसे मूर्ख तरीके से काम करता है, भ्रष्टाचार करके काम करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका पे उसका बोझ बढ़ता है। यदि सारे लोग अपने अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम करेंगे तो न्यायपालिका में कोई जाएगा ही नहीं। और आज आए दिन सर्वोच्च न्यायालय में केसेस आते हैं तो चुनाव आयोग के सामने आते हैं। चुनाव आयोग को अपना आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन करेगा कैसे? बेचारे को जो बिस्कुट देता है उसी के लिए पूछ लाएगा, जिसने उसको वहां बिठाएगा उसी भगवान की वो पूजा करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने बोला चुनाव में क्या होगा, मतलब क्या होगा चुनाव में, बिहार में क्या होगा? लोग पूछते हैं बिहार में क्या होगा। मैं कल से आया हूं, हर आदमी पूछ रहा है बिहार में क्या होगा। मतलब जो चुनाव आयोग चाहेगा। अब बिहार में जनता क्या चाहेगी ये नहीं होता, बिहार में आप राजकीय दल क्या चाहेंगे ये नहीं होगा, बिहार में ज्ञानेश कुमार क्या चाहता ये होगा। क्योंकि अब इन लोगों की मस्ती इतनी चढ़ गई है कि अब समय आ गया है कि लोग रास्ते पे उतरे। मैं ये मानता हूं बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा निकली, मैं कतई मानने को तैयार नहीं कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए लोग साथ में थे, बिल्कुल नहीं मानता मैं। इसके पहले मैंने उनकी यात्राएं देखी है, लेकिन लाखों के तादाद में यदि जन समुदाय उस यात्रा में आया है तो अपना मताधिकार बचाने के लिए आया है। 1947 से लेकर आज तक क्या मिला देश को? क्या इसका देश का किसान 1947 से लेकर आज तक खुश है? कौन सा किसान कहता है कि इस पीरियड में हमने साहब बहुत पैसा कमाया? किसान हमेशा घाटे में। बेरोजगारी तब से आज तक चलती आ रही है। हमें सुविधाएं मिली लेकिन हमारे समस्याओं का निदान नहीं हुआ। आज भी गरीब गरीब है, आज भी श्रीमंत श्रीमंत है, मिडिल क्लास वही अपना रोना रो रहा है। 1947 के अखबार उठा के देखिए, आपको वही हेडलाइन मिलेगी। 2025 के अखबार उठा के देखिए, वही हेडलाइन मिलेगी। समस्याएं निरंतर बढ़ती है, समस्या कोई एक जगह रुकती नहीं। आज एक समस्या का आपने निदान किया, दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन एक जब लोग कहते कि हमें मिला क्या, हमें मिला एक संविधान का अधिकार। क्या है वो अधिकार? जिससे कर्जा लिया वो साहूकार के आपके साथ लाइन में, जिसने कर्जा लिया वो कर्जदार भी उसी लाइन में खड़ा होके, साहूकार का भी एक मत, कर्जदार का भी एक मत, अंबानी का भी एक मत, और वहां उसका ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसका भी एक मत। मतदान का अधिकार ये संविधान ने दिया हुआ सबसे एक नायाब चीज है हमारे पास। और आज यदि उसी पे डाका पड़ रहा है तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिहार की जो भीड़ थी वो बिहार की भीड़ इसलिए नहीं थी कि इन दोनों को देखने के लिए भीड़ आई थी। उनकी भीड़ ये थी कि हमारे मतदाता का अधिकार जा रहा है। 65 लाख लोग, उन्होंने कहा कि ये मतदार नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बोले उसमें से मर गए लोग, आ गए, हम तो जिंदा है। मतलब आज पूरी दुनिया में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी को कंटिन्यू जिंदा कैसे रखा जाए। तो मुझे लगता है नोबेल पारितोषिक जो है हमारे ज्ञानेश कुमार को सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई मरे हुए लोगों को जिंदा रखा। एक जोक है लेकिन वो वास्तविकता है। अब वास्तविकता लगने लगी है। एक आदमी हर चुनाव में हर 5 साल बाद चुनाव के बूथ पे आता है। बोले शांता देवी का वोट हो गया क्या? वो बोला हो गया, सुबह हो गया। बोले इस बार भी रह गया। बोला क्या हो गया? बोले मिलना था उससे। बोले क्यों, कौन लगती है आप? बोली मेरी माँ है। बोले अरे 5 साल माँ से नहीं मिलता? नहीं, उसको मरे हुए 20 साल हो गए। हर चुनाव में मतदान करके जाती है और मैं इस आशा के आता हूं एक दिन तो मुझे मिलेगी मेरी माँ। ये जोक था लेकिन ये वास्तविकता हो रही है। एक घर पे 40 लोग कैसे रह सकते हैं? चंद्रपुर में 109 लोग एक घर पे। जो घर पे था वो बोला हमारे 2 वोट है भाई साहब, बाकी लोग मेरे घर पे क्यों है मुझे पता नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि छोटी मोटी गलतियां होती है, छोटी मोटी गलतियां होती है। 250 वोट बिहार में एक घर पे, और चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो धर्मनिरपेक्ष है।
उस एक घर के एड्रेस पे आदिवासी भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, दलित भी है, अति दलित भी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड भी है, उसमें अल्पसंख्यक भी है और 2 सरदार जी भी है और एक साउथ इंडियन है, एक ही एड्रेस पे। जब ये एड्रेस का मामला हो गया तो ये नया रूल निकाल रहे हैं अभी कि अब एड्रेस डालेंगे ही नहीं, अब एड्रेस डालेंगे ही नहीं, लफड़ा ही नहीं होना। तो अब चुनाव लड़ने के मायने ये नहीं रहे हैं कि आप उम्मीदवार दो, प्रचार करो और चुनाव जीतो, नहीं। आज जब मतदाता सूची बनती है तो आपको अपने वार्ड पे ख्याल देना पड़ेगा। मेरे वार्ड की मतदाता सूची क्या है, उसमें कितने मेरे लोग रह गए, कितने बाहर के लोग आ गए, ये बाहर के लोग आए ये रहते या नहीं रहते। ये अब चुनाव माइक्रो लेवल पे हो गया। जब आप चुनाव लड़ोगे तो आपको वो ख्याल रखना होगा कि पहले मतदाता सूची में ना लोग बाहर से आए ना हमारे लोग गायब हो जाए। उसके बाद जब मतदाता सूची आती है तो फिर मतदान का टाइम आता है। मतदान के टाइम पे भी ये देखना होता है कि 11th आवर पे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग तो मतदान के 2 दिन पहले तक 2-2.5 हजार वोट ऐड कर देती है। बोले 2 ही दिन पहले 2.5 हजार वोट इधर आ गए। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि 2 दिन पहले 2.5 हजार वोट आ गई तो ये कौन है। आपको पुलिसिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मतदान होगा, अंदर जो लोग बैठते हैं उनको मशीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मशीनों के ध्यान करने के बाद आपको ये बात भी देखनी होगी कि चुनाव की मशीनें चेंज नहीं होती, उसके साथ जाना होगा। मशीनें जहां रखती वहां सोना होगा। जब मशीनें काउंट होती है और वो कंप्यूटर पे चढ़ती है, ये कोरबा का केस है। कांग्रेस के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अग्रवाल, हमारे पुराने कंबाइन मध्य प्रदेश से मैं जानता था, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे। उन्होंने कहा कि कोरबा में हमारे यहाँ लोकसभा हम जीत रहे थे। मैं घर गया खाना खाने, फोन आया, साहब निपट गए। मैं भागते हुए आया। अब वो है अग्रवाल, लेकिन हरियाणा में सब जाति पाए जाते हैं 6 फीट के। वो चला गया ऊपर। कलेक्टर ने कहा आप नहीं अंदर आ सकते। धक्का मुक्की हुई तो उसने कहा कि हम जीत रहे। वो बोले सारे मशीनों पे हम जीत रहे थे, ये अभी बोल रहे कि तुम्हारा कम हो गया। तो उसने इधर उधर देखा तो एक जो कंप्यूटर पे फीड कर रहा था उस लड़के ने आंखों से इशारा किया, क्योंकि उसने उसको नौकरी पे लगवाया था। तो अंदर घुसा। कलेक्टर बोले इधर नहीं घुस सकते। फिर पकड़ा पकड़े हुए अंदर घुसा तो पता पड़ा कंप्यूटर में जो शीट लोड हो रही थी वो जो सबसे जितने भी इंडिपेंडेंट थे सबके वोट बीजेपी को, कांग्रेस के भी वोट बीजेपी को। जिस मशीन में कांग्रेस को 1200 मिले उसमें 200 उधर और 1000 इधर। तो 2 घंटे के अंदर पलट गया। मैं बनारस गया था और बनारस में कमलापति त्रिपाठी जी के 120वीं जयंती पे गया था और मुझे बाकायदा बड़ा गर्व के साथ बताया गया कि शरद पवार जी भी कार्यक्रम में एक दफ़ा वहाँ चीफ गेस्ट करके गए थे और उन्होंने मुझे फोटो वोटो भी दिखाए। तो तब बनारस के लोग बार बार यही कहते कि ये हमने वोट दिया नहीं, ये जीता कैसे। 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी हार रहे थे। उसके बाद अनाउंसमेंट बंद हो गई और एकदम फाइनल अनाउंसमेंट हो गई, जीत गए जीत गए जीत गए। तो ये वोट चोरी नहीं, ये डकैती है। तो आपको वहां तक लड़ना है। सर्टिफिकेट भी मिलता कि नहीं पता नहीं। आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपने जीत करके आपको गुलाल लगा रहे लोग, अंदर पता पड़ा पिछले दरवाजे से सर्टिफिकेट ले गया। तो बोला ये कैसा जीता, आपने तो हमको घोषित कर दिया था। बोले नहीं, 3 बंडल वो पोस्टल बैलेट के रह गए थे गिनने के, उसमें वो जीत गए। तो ये वस्तुस्थिति है। और लगातार मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज बिहार में मंत्रियों को भगाया जा रहा है। मंत्री धोती पकड़ के भाग रहे हैं। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूं, आप में से सभी ने वो वीडियो देखे होंगे। यदि इतना क्रोध है लोगों में तो जब नेपाल हुआ, जब बांग्लादेश हुआ, जब श्रीलंका हुआ, हमने कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इसको एक यूनिट में देखिएगा। डीप स्टेट अपने जगह पे है। डीप स्टेट भारत में भी हुआ था, लेकिन भारत में डीप स्टेट होने के बाद भारत संभल गया। लेकिन बाकी जगह जगह कौन देता है? जब सत्ताधीश अपने अत्याचारों की इंतहा करते हैं। और हमारे पुराण में यही बताते हैं, ये अंधभक्त, इनको ये ज्यादा भाषा समझ में आती है रामायण महाभारत की। जब अति हो जाती है तो भगवान ने अवतार करके जन्म लिया है। और अब भगवान तो जन्म लेने से रहे कलयुग में,
तो जब अति हो जाती है तो भगवान हर इंसान के रूप में प्रवेश करता है, बोलते अब तू लड़, और लोग रास्ते पे उतर आते हैं। यदि ज्यादती की, ज्यादा अत्याचार किया तो बांग्लादेश होगा, ज्यादा अत्याचार किया तो नेपाल होगा। आज उसकी परिणति है 8,000 के आसपास लोगों को जो वहां कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे एक झटके में निकाल दिया बिहार में। 28 दिनों से वो लोग आंदोलन पे बैठे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं उनको। एकाएक उनको पता पड़ा कि जेपी नड्डा जी आज मीटिंग करने आ गए। 8,000 लोगों का जुलूस बीजेपी के कार्यालय पे धावा बोल दिया। जेपी नड्डा तो भग लिए, बाकी जो मंत्री अंदर थे वो धोती पकड़ के पिछले रास्ते से भग लिए, तीसरी जगह मीटिंग की, और जेपी नड्डा बिना नीतीश कुमार के मिले दिल्ली चले गए। ये छोटी सी शुरुआत है। बांग्लादेश, नेपाल, लंका, छोटी सी शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं, कोई भी सत्ता में हो, कल आप भी लोग सत्ता में आ सकते हो। सत्ता में आने के बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों के दुख दर्द सहन नहीं उसमें से कोई निदान कर सकते, उसको मरहम लगाने का बात करिएगा, उनकी तकलीफ सुनने की बात करिएगा। आप तकलीफ भी सुनने की बात नहीं करते। मुझे कल ही रात को किसी ने किस्सा सुनाया। एक तरफ नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते थे, बिहार ने सर पे लिया था। आज नीतीश कुमार को लोग बोल रहे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, केमिकल लोचा हो गया, कुछ तो भी करता है बाबा। क्यों कहने लगे जो लोग प्यार करते हैं? क्योंकि लोग थक गए। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आज इस मंच पे हूं, लेकिन आप मुझे सुनते होंगे तो मैं ये उदाहरण कई जगह दूंगा। शरद पवार जी बैठे हैं यहां पे कुछ लोगों की महाराष्ट्र में परीक्षाएं हुई, पास हो गए। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइन करना है। वो खोबरागड़े मैडम का कोई केस हो गया, उसके बाद मामला लंबित पड़ा। 2 साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पास हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं। किसको मिले या मिलने को कौन तैयार है? लोगों ने शरद पवार जी का रुख किया। पवार साहब ने बोला आने दीजिए, मिल लीजिए। सीएम साहब को फोन लगाया। सीएम साहब तिरुपति में थे। जो ज्यादा भगवान के पास जाता है तो समझ लेना उसने ज्यादा पाप किए हैं, यह मैं मानता हूं। जो पुण्य करता है उसको भगवान वैसा ही देता है, क्योंकि भगवान ने आपको किसी काम के लिए दिया है। तो ये तिरुपति भागे। तिरुपति जब गए तो फिर साहब ने कहा कि अधिकारी कौन है? तो एक अधिकारी से बात की, वो महिला अधिकारी थी। उसने कहा कि साहब मैं खुद मिलने आती हूँ। वो आई और उसने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर, मैं आपको शब्द देती हूँ, 1 महीने के अंदर इनका मैं अपॉइंटमेंट लेटर इशू करूंगा। और 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं इशू होता तो आंदोलनकारी को यह इतना सुकून होता कि मैं जिसके पास आशा से गया उसने मेरी बात सुनी, मेरे लिए 4 फोन लगाए, मेरे लिए थोड़ा तो कोई तकलीफ उठाई। ये होता है। अभी अजीत पवार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, आप में से बहुत सारे अजीत पवार जी के प्रेमी होंगे तो गालियां मुझे देना प्लीज, आयोजकों को कुछ मत कहना। तो अजीत पवार जी ने कहा कि इसलिए सत्ता के साथ रहना होता है कि कर्मचारियों के और कार्यकर्ताओं के काम करने होते हैं। ये मैं शब्द यूज नहीं करता हूं, ये नामर्द की निशानी है। जो मर्द यहां बैठा है 80 पार, वो सत्ता के साथ नहीं, उसके बाद भी एक फोन करके यदि अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा सकता है तो यह आदमी का वजूद होना चाहिए। मेरा दावा है, आज मैं जब गया बनारस तो मुझे 10 लोग बोल रहे थे कि शरद जी आके यहाँ क्या बोल गए। शरद पवार जी आज आए थे, आपके शरद पवार आज यहाँ आए थे। बनारस में जाके मुझे गर्व हुआ कि मैं मराठी हूं, क्योंकि एक मराठी नेता का नाम बार बार मेरे सामने लिया जा रहा है। हवा होनी चाहिए। आज मैं इनके सामने नहीं बोलता। शरद पवार जी किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री को फोन करे कि उसकी औकात नहीं, फोन पे ना कह दे और मना करे कि मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेहनत है। ये लोगों के लिए जो जननायक होता है उससे किसी भी पार्टी का आदमी सुनता है। जो दलाली का नायक होता है उसको सत्ता की जरूरत पड़ती है। यह फर्क है। इसलिए जननायक बनो। आप विपक्ष में हैं लेकिन लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा वो सत्ता में बैठे होंगे,
लेकिन जनता के नेता आप हो। उसी बनारस में अजय राय है जो लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोहल्ले मोहल्ले में आजकल उनका स्वागत हो रहा है, उनको फूल पहनाए जा रहे हैं और जनता उनको सांसद घोषित कर रही है। बोले भाई साहब आप हमारे सांसद हैं, हम उसको नहीं मानते जो मशीनों के द्वारा चुनाव हुआ है। ऐसा कुछ करो तो मजा है। सत्ता की दलाली करके तो कोई भी कमा जाएगा, और इधर उधर रोज विचारधारा बदल के तो कोई भी सत्ता में रहेगा। मैं कारपोरेट सेक्टर को देखता हूं, मैं दिल्ली में 30 साल के वास्तव्य में हूं। सरकारें आती है जाती है, दलाल वही रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो कांग्रेस की भी सरकार हो तो वो कोयले का काम करने वाला आदमी वही होता है, बीजेपी की भी सरकार आई तो कोयले का काम करने वाला आदमी यही होता है। तो मैंने कोयले वाले को पूछा, मैंने यार तू जुगाड़ कैसा करता है? उसने बोला जुगाड़ किस बात का? मंत्री आता है और पूछता है कि इस मंत्रालय में क्या खेल है। वो बोलते हैं कि साहब यादव साहब को मालूम है, पिछले मंत्री को वही चलाता था। बोले यादव को बुलाओ। यादव जाता है, बोले प्रणाम सर, बुके उके लेके। यादव जी आपका भाई कोयला मंत्री है मिल के काम करेंगे। बोले हाँ साहब, मीटर डाउन। तो जो लगातार निरंतर जुगाड़ से सत्ता में रहता है, मान लीजिए वो सत्ता का दलाल है। सत्ता में आना जाना एक कंटिन्यूअस, अटल जी का भाषण, ऐतिहासिक भाषण पार्लियामेंट का, लोग सत्ता में आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा होनी चाहिए। जो अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, जिसकी विचारधारा 2-2 मिनट के अंदर बदलती होगी, उस आदमी का क्या भरोसा। जो विचारधारा का नहीं रहा वो आपका कैसा होगा, ये होना चाहिए। होता है, राम को भी वनवास हुआ 14 साल का। राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने तो साथ नहीं छोड़ा ना, हनुमान जी तो साथ में नहीं छोड़ा ना। आप रामायण देखिए, महाभारत मत करिए। जब रामायण देखोगे, ये हमारे हनुमान यहाँ है, रोज गाली खाते हैं। अवार्ड मैंने एक बार बोला था हनुमान इनको, तो कई लोगों को बुरा भी लगे, आपको हनुमान क्यों बोला। तो कुल मिलाकर ये आस्था होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार, इस देश में राजनीति चल नहीं रही है, इस देश में राजनीति के नाम से तानाशाही चल रही है। इस देश में इमरजेंसी भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। इस देश में इमरजेंसी में लोगों को लज्जा थी। इमरजेंसी में ऐसे कई नेता भी थे कि जो इमरजेंसी लगने के बाद मुंह छुपाते रहे थे, क्योंकि उनको लोगों को चेहरा दिखाने में शर्म आ रही थी। मैं आज आपको बताता हूँ, आज हमारे आदरणीय अविनाशी, नॉन बायोलॉजिकल, सीधा ऊपर से टपके हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज आसाम में थे। आप उनका आसाम का भाषण सुनिए, समझ में नहीं आता क्या कहे। मैं शिव का भक्त हूं, जहर निगल लेता हूं, जनता मेरी भगवान है। और जो जहर उगलता है शिव का भक्त है, जो जनता को भगवान मानता है, वो अपनी आत्मा से आवाज नहीं करे, बोलेगा तो कौन बोलेगा, उसमें आत्मा आवाज नहीं करेगी तो कौन बोलेगी। मैं मेरे जनता का अपमान होना देख नहीं सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये शिव के भक्त थे, किसी के भक्ति पे सवाल उठाने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन ये शिव के भक्त थे तो ये रावण है। रावण से बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं था। ये कहते हैं कि मैं जहर निगल लेता हूं, इससे ज्यादा 2014 से लेकर आज तक, और 2014 के पहले भी गुजरात में था, तब से आज तक किसी ने इससे ज्यादा जहर उगला नहीं होगा। जहर उगलने वाला जहर निगलने की बात करता है। इसी महाराष्ट्र के पावन भूमि पर, इसी फुले जी के भूमि पर, आंबेडकर जी के भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि पर यही आदमी बोल के गया था कि मंगलसूत्र खींच के तुमको दूसरे को दे देंगे। ये जहर उगलना नहीं तो क्या था? किसका मंगलसूत्र गया? और ये मंगलसूत्र की बात करें जो अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रख सकता। यह है दुर्भाग्य इस देश का। ये जहर उगलता है, टोपी पहनने पे ऑब्जेक्शन लेता है, कब्रिस्तान, शमशान, हलाल, झटका, कौन बोला? आप ही तो बोल रहे थे। और आज आप कहते हो कि मैं जहर निकलता हूं। आप जहर उगल रहे हो। आप शिव भक्त हो, लेकिन आप रावण जैसे शिव भक्त हो। आत्मा की आवाज, आप में आत्मा है?
जनता की तकलीफ देखने के बाद मेरी आत्मा की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तो जो पहलगाम में जो जिनके घर के चिराग बुझे हैं वो जनता नहीं थी। पुलवामा में जो लोग मारे गए वो इस देश की जनता नहीं थी। 700 किसान मारे गए किसान आंदोलन में, वो इस देश की जनता नहीं है। पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो जनता नहीं है। आपकी जनता क्या चंद उद्योगपति है कि उन पे आघात आने पे ही आपकी आत्मा कचोट होगी? महिलाओं की इज्जत करने की बात करते हो। हमारे देश की होनहार हमारी बहनें जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनके इज्जत पे हाथ डाला, और इज्जत पे हाथ डालने के लिए वो एफआईआर करना चाहती थी, न्याय मांगना चाहती थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। लेकिन इस इंसान मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे बैठा हुआ, इसकी आत्मा ने आवाज नहीं करी। इनकी आत्मा सब्जेक्टिव है, इसकी आत्मा चंद उद्योगपति के लिए बोलती है, इसकी आत्मा खुद के लिए बोलती है। इसके जनता के मायने गुलाम हैं। आप गुलाम समझता है जनता को, मूर्ख समझता है जनता को। मैं आसाम के समय रक्तपात हुआ, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ। कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर। 11 साल से तू भी है। 11 साल में क्या हुआ? जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं। क्या कर लिया आपने? आज आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं चलेगा, खून नहीं बहेगा, क्रिकेट कैसा चल सकता है? और जब वानखेड़े स्टेडियम खोदा गया शिवसेना द्वारा, तब क्या बीजेपी ने साथ नहीं दिया? तब आपको पाकिस्तान से नफरत थी। आज आपका बेटा बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे, तो आज उसके लिए आपको सारे पाकिस्तानी भाई हो गए। मैं व्यक्तिगत रूप से खेल, संस्कृति, संगीत, इसमें बाउंड्रीज नहीं देखता, इसमें मैं धर्म नहीं देखता, इसमें मैं जाति पाति नहीं देखता। लेकिन फिर यह अधिकार मुझे है कहने का कि गुलाम अली की गजल भी सुनूंगा, पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेलूंगा। लेकिन गुलाम अली की गजल सुनने में आपको तकलीफ है और पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में आपको प्यार है। और निर्लज्ज इतने कि वो सिन्हा एक सांसद है, वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था। यह निर्लज्ज लोग हैं, बहुत ही निर्लज्ज लोग। मतलब इनसे क्या लड़ा जाए? हदपत हो जाता आदमी। निर्लज्जता मतलब, हाँ नहीं बोला था, खेल बोलेंगे तब करेंगे। खेल कब बोलोगे? शरद पवार जी जिस दिन अध्यक्ष बन जाएंगे उस दिन खेल भी बंद कर देंगे, क्योंकि शरद पवार जी क्रिकेट में है, अभी हमारा बेटा क्रिकेट में है। तो और ये कहते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, मॉस्को में ओलंपिक थे, अमेरिका के नेतृत्व में इस विश्व के आधे देशों ने बहिष्कार किया था। क्रिकेट तो चंद देश की 10 देश खेलते हैं, उसमें आपको डर लगने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो। अमेरिका जाता है वो आपको इतना बोलता है। और आज एक सुप्रिया जी, पता है आपने वो स्टेटमेंट सुना कि नहीं? एक नए राजदूत आ रहे हैं भारत में अभी, अमेरिका के। उन्होंने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप जी ने कभी भी मोदी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, ना कभी मोदी के बारे में बुरा कहा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी कहा वो भारत के बारे में कहा, मतलब भारत को गाली दी, भारत को बुरा कहा, मोदी जी को बुरा नहीं कहा। तो मैं आज उस मां भारती के बेटे को पूछता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप का राजदूत कहता है कि उसने तुम्हारे मां को गाली दी। आज तुम्हारे में औकात है डोनाल्ड ट्रंप को पूछने की कि तूने मेरे मां को क्यों गाली दी? एक पंक्चर वाला किसी स्टेज पे जाके एक गाली देता है और आप इसको राष्ट्र की समस्या देख रहे हो। आप अपने मां के लिए मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी। अरे गाली किसने दी? नरेंद्र मोदी की मां कोई इतनी सस्ती चीज है कि कोई भी आके गाली दे और उसका अपमान हो? मैं इंदौर में था। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद की एक किस्सा है। सर सेठ हुकुमचंद बहुत बड़े टेक्सटाइल टाइकून थे, कॉटन किंग माना जाता था।
बिरला जी ने पहली जूट मिल जो शुरू की थी उसका फाइनेंस सर सेठ हुकुमचंद ने दिया था। इंदौर में बहुत बड़ी हुकुमचंद का पैलेस बना हुआ है, कोठी, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने हुकुमचंद मिल शुरू की। तो कोई एक वहां पे नेता खड़ा हुआ, उन्होंने बोला बोनस चाहिए, उन्होंने बोला कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो वो टांगा लेके पूरे इंदौर में घूम रहा, हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो। तो शाम के टाइम पे सब बड़े लोग बैठने मिलने जाते थे। तो किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो सेठ, इसके मुंह पे कुछ पैसे दे के खत्म कर दो ना, पूरे शहर में बदनामी कर रहा है कि हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद दिवालिया हो गयो। तो हुकुमचंद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, बिरला बोलो तो जानू, बिरला कहे हुकुमचंद दिवालिया हो गया तो उसको दिखाऊंगा मैं मेरी तिजोरी। ये अरे गहरे नत्थु ठहरे की औकात क्या है कि वो मुझे दिवालिया बोल जाए और मैं दिवालिया हो जाऊं। एक पंचर वाले की औकात इतनी हो गई जो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, उसने गाली दी तो मोदी जी का मां का अपमान हुआ। और फिर मोदी जी जब गाली की बात शुरू हो गई तो पता पड़ा कि भारत देश के सबसे ज्यादा शातिर गालीबाज भाजपा में बने हुए हैं। एक एक के वीडियो सामने आए, सब चुप हो गए। उसके बाद कुछ नहीं। अभी हमारे साइबर पे हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं एक साइबर का किस्सा सुनाता हूं। 2 दिन पहले, क्योंकि आप सम्मेलन में व्यस्त होंगे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, एकाएक सुबह खबर आई कि राहुल गांधी ने जो बेंगलोर के वोट चोरी को पकड़ा है, वो ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में एक तय हुआ था, षड्यंत्र रचा गया था। और नेपाल जैसी स्थिति भारत में करने के लिए राहुल गांधी ने म्यांमार के साथ हाथ मिलाया। साहब सुबह वो खबर आई, कोई मेटा डेटा करके चालू हो गया मामला, और दनादन सारे चैनल लग गए कि देश निकाला कर देना चाहिए, पूरा गांधी परिवार ऐसा, ये वो। मैं ऑफिस में आया, सब ऑफिस में एक दूसरे की तरफ देख रहे, ये मेटा डेटा क्या है भाई, हम भी टेक्नोलॉजिकल सेवी है नहीं। फिर किसी को पूछा तो उसने कहा हम बताते हैं। इसी बीच एक युवा पत्रकार जो इंडिया टुडे ग्रुप में था और प्रताड़ित होकर उसने छोड़ दिया, वो अपना कुछ कुछ करते रहता है, उसने एक ट्वीट किया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने अरे क्या ट्वीट कर दिया? बोला भाऊ यही तो खेल है सारा। तो मैंने बोला एक शो मैं करता हूँ, आ जाओ मेरे शो पे। तो आया। अब होता यह है कि आज ये कार्यक्रम हुआ, कल कार्यक्रम का जो आखिरी समय तक कुछ बदलाव होते रहे, तो रात को 7 साढ़े 7 बजे फिर नया कार्यक्रम लोड हुआ। तो जब कार्यक्रम लोड होता है तो उसका एक मेटा डेटा होता है, उसमें वो टाइम जोन होता है कि इतने टाइम में किया। अब कंप्यूटर में आपके मोबाइल में इतने ऐप होते हैं कि कहीं ना कहीं बग घूमते रहते हैं, तो कई बार वो टाइम जोन है फ्लैक्चुएट करता है। तो इन्होंने, राहुल गांधी ने जब लोड किया वो डाटा कंप्यूटर पे, उसका टाइम जोन निकाला, तो उसका टाइम जोन 3-4 चीजों में आया। टाइम जोन के आगे नाम नहीं लिखा रहता है कंट्री का, टाइम जोन लिखा रहता है और जोन के हिसाब से कंट्री ढूंढनी पड़ती है। तो 4-5 टाइम जोन आए वो 5-7 मिनट में। उसमें एक टाइम जोन म्यांमार का था। इन्होंने ऊपर की इंडिया, नीचे का इंडिया छोड़ा, बीच का म्यांमार पकड़ लिया और शुरू हो गए। अब आम आदमी को क्या लगेगा कि भाई सही में ये तो बहुत, मतलब ये टेक्नोलॉजिकली बता रहा है, वो स्क्रीनशॉट बता रहा है और वो लोग आ रहे हैं और ये हुआ। वो जो लड़का था उसने पहले सुबह से मेटा डेटा समझा, फिर उसने कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पे गया, मोदी जी के, और मोदी जी ने अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स लोड किए थे। वो फाइल का उसने टाइम जोन निकाला, इस्लामाबाद का आया। फिर उसने 2 बार चेक किया, फिर वो बीजेपी के साइट पे गया, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र लोड किया था, उसका टाइम जोन देखा, बांग्लादेश था। तो उसने कहा कि राहुल गांधी ने म्यांमार के साथ मिलकर देश में क्रांति लाने का प्रयास किया। राहुल गांधी को सजा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक मेरे देश में यह हो रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में देश की बागडोर है,
वो इस्लामाबाद से काम कर रहे हैं, दुश्मन देश से, और उनकी पार्टी बांग्लादेश से बैठ के काम कर रही है कि देश की सुरक्षा का क्या होगा। उसने भी वही टाइम जोन का स्क्रीनशॉट सबको दिया। 5 मिनट के अंदर स्मशान शांतता, दूसरी खबरें चालू। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। आपको 24/7 आपको अलर्ट रहना होगा। आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चलते हैं ये देखना होगा। और इसी अलर्टनेस को आज के डेट में संविधान को बचाने की लड़ाई मानेंगे। इसी अलर्टनेस को हम लड़ाई मानेंगे कि हमारी जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है इसको बचाने की। नहीं तो हम लड़ते रहेंगे, नतीजे कुछ नहीं आएंगे। हमें कई बार उस लेवल पे जाना होता है, न जानते हुए भी आपको उस लेवल पे उतरना होता है, क्योंकि आप अपने आप को गिरा रहे हो, लेकिन इसलिए गिरा रहे हो कि संविधान और लोकतंत्र को आपको जिंदा रखना है, और वो इसलिए गिरे हुए हैं कि उनको संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना है। लड़ाई ये है। और इसके लिए आपको एक चाइना टाउन एक पिक्चर आई थी, बहुत लोगों ने देखी होगी। उस पिक्चर में एक बहुत ही खूंखार विलन था। वो 2 डायलॉग में बोलता था, जय बात। तो उसको पकड़ लेते हैं, तो बोलता है, ये फौजी मेरे से लड़ने की हिम्मत तो ले आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा। तो वर्तमान में जो सत्ता है, इनसे लड़ने के लिए हिम्मत तो अपने पास है, अब कमीनापन भी लाना होगा। और यदि कमीनापन लाने से संविधान बचता है, यदि किसी राक्षस को मारने के लिए वज्र का निर्माण करना है, तो दधीची को जलना होगा। दधीची का आत्मसमर्पण जरूरी है, क्योंकि मारना दैत्य को है। दधीची को जाने पे विलाप करोगे तो दैत्य आपको किसी के विलाप करने लायक छोड़ेगा नहीं। और ये वर्तमान में दैत्य है, इसकी लड़ाई आपको लड़नी होगी। झूठ है, रोज बोलते हैं, मुंह खोलते तो झूठ के लिए खोलते हैं। पहले झूठ पकड़ने पे थोड़ी शर्म आती थी, अब ये झूठ बोलने के बोलते थे। हाँ बोला तो, अरे क्यों बोला, तुमने क्यों नहीं बोला, तुम भी बोलो। क्या करोगे। चुनाव आयोग का तो ऐसा हो गया कि मेरे घर चोरी हुई, मैं पुलिस स्टेशन में गया, चुनाव आयोग, मैंने बोला साहब मेरे घर में चोरी हो गई। बोला एप्लीकेशन लिखो। लिखी, क्या क्या चोरी हुआ। मैंने बोला 20,000 रुपये कल बैंक से निकाल के लाए थे। अरे वो है कितना, मतलब 20,000 गए। और मैंने बोला वो 2 चूड़ियाँ चली गई गोल्ड की, एक कंगन था वो चला गया, हाँ, और 2 अंगूठियाँ गई। ठीक है, ढूंढेंगे चोर को। मुझे लगा ये तो चोर को ढूंढेंगे नहीं। मैंने चोर को ढूंढा, चोर को पकड़ा, माल के साथ पकड़ा, पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने साहब ये चोर है। बोले एफिडेविट दे दो कि ये चोर है। तो मैंने ये माल पकड़ा ना इसका। बोले चोर को तू लिख के दे कि तू चोर है। तो चोर के मैंने बोला तो बहुत मारूंगा। बोले अच्छा मैं लिख के देता हूँ मैं चोर हूँ। मैंने साहब इसने लिख पे दिया आप चोर है। बोले अच्छा क्या क्या माल मिला। बोले 20,000 रुपये मिले। ठीक है, और क्या मिला, 2 रिंग मिली, वो चूड़िया भी मिली। ठीक है, कंगन भी मिला, इसमें अंगूठी भी लिखी है। मैंने हाँ 1 अंगूठी मिली, आपने तो 2 लिखी थी। मैंने पता नहीं इसने 1 कहाँ रखी। अब वो चोर डर के मारे बोले नहीं तो मैं तो साहब जितना था सब मिल गया। हवलदार अशोक वानखड़े पे एफआईआर दर्ज करो, इसको अंदर करो। झूठी कंप्लेंट लिखी कि 2 अंगूठियां गई थी, 1 ही अंगूठी गई। मैंने ठीक है मुझे एफआईआर करो, मुझे अरेस्ट करो। और ये चोर का क्या। बोले चोर कितने सच्चाई से बोल रहा था कि मैंने 1 ही अंगूठी दी। बेटा तू जा, चल निकल, ये जो 20,000 है मेरे लिए छोड़ जा। क्योंकि वानखड़े ने एप्लीकेशन की तो 20,000 रुपये देने पड़े उसको। ये वर्तमान में चुनाव आयोग है। ऐसे चुनाव आयोग से अपेक्षा मत रखिएगा, न्यायपालिका से अपेक्षा मत रखिएगा। जब राजकीय दलों के प्रवक्ता न्यायाधीश बनने लगे और जब सर्वोच्च न्यायालय के भांजे भतीजे जब उच्च न्यायालय में कोर्ट में जाने लगे, तो समझ जाइए ये ऐसे ही नहीं जाता।
जब हमने कहा कि साठे मैडम कैसी गई, सब बगले झांकने लगे। जब वाकोड़े गया तब समझ में आ गया साठे मैडम कैसी गई। तुम्हारा एक करवा दो, एक हमारा करवा दो, दोनों मिलके एकमेकाचं सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, दोनही मिळून लुटतायत देशाला। त्यामुळे अपेक्षा कोणाकडनं करायची नाही, अपेक्षा स्वतःवर विश्वास ठेवा। नरेंद्र मोदीचा एकच मंत्र मी आयुष्यात नेहमी जपून ठेवतो आणि तुम्ही आयुष्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही सगळे उतरवा। आत्मनिर्भर करो, आत्मनिर्भर भरो, मेरे भरोसे मत रहो। तो हर एक को आत्मनिर्भर होना है, किसानों को आत्मनिर्भर होना है, यहाँ बेरोजगारों को आत्मनिर्भर होना है, नेताओं को आत्मनिर्भर होना है, उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर होना है, सबको आत्मनिर्भर होना है। चुनाव आयोग के भरोसे मत रखो, कंप्लेंट की तो भरोसे मत रखो। अभी यहाँ पे खाना खाते समय मुझे 4 लोग आ गए, हमने सब कंप्लेंट की। आपका पनवेल का केस तो इतना अच्छा है कि उसने कंप्लेंट की, कुछ नहीं हुआ, वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा कि साहब एक्शन लो। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो शुरू हो गया सब प्रोसेस, अब तो ये जो फ्रॉड मतदाता सूची है इसी पे लोकसभा होगी या विधानसभा होगी, और उसी पे विधानसभा होगी। और 75,000 का मतदान था, विधानसभा में 2-2, 4-4 हजार में खेल हो जाते हैं और वो पूरा क्लियर हो गया। तो ये ऐसा हर जगह हो गया। नाउम्मीद मत होइए, नाउम्मीद मत होइए, लड़ना है निरंतर। यदि इंसान हो तो लड़ना सीखिए। बहुत दिन तक हमने भी सत्ता भोगी, आपने भी सत्ता भोगी। हमने तो क्या भोगी, हम तो एक ही साइड पे है। जब आप सत्ता में आते हैं तब भी हम गाली खाते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तब भी गाली खाते हैं। लेकिन हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि पत्रकारों का काम ही है जनता की समस्याओं को शब्द देना, और सरकार कुछ गलत करे तो उसको उजागर करना, ये हर एक का काम है। सत्ता पक्ष हमको कैसा लेता है, एक क्रिटिक के तौर पे देता है कि दुश्मन के तौर पे लेता है, ये सत्ता पक्ष पे होता है। कोई क्रिटिक के तौर पे लेता है, कोई दुश्मन के तौर पे लेता है। दुश्मनी भी सर आँखों पे, उसके भी सर आँखों पे, क्योंकि हम डरते नहीं। हमने एक कोई हमारे घर में पीले चावल तो लेके नहीं आया था पत्रकार बनो करके। आई बिकेम अ जर्नलिस्ट बाय चॉइस, और यदि मैं चॉइस से हूँ तो मैं ये हूँ। अब थोड़ा हम ये बात करेंगे कि पिछले लोकसभा में इतना भयानक बुरी तरह से हारने के बाद फिर सत्ता में कैसे आए। मैं जानता हूं कि मशीनों ने खेल किया, मैं जानता हूं कि मतदाता सूची में गड़बड़ हुई, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है। कई उम्मीदवार आपके ऐसे थे कि जिसका डिपॉजिट जब्त होना था, ये उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी पता पड़ा, उस उम्मीदवार को टिकट किसने दिया, ये सोचने की बात है। आपको ये भी देखना होगा कि जवाबदेही तय करनी होगी। जो भी अध्यक्ष होंगे, यदि आप अध्यक्ष है, जवाबदेही तय करनी होगी। यदि कोई कहता है कि साहब मैं गारंटी लेता हूं ये जीतने की, उसका डिपॉजिट जब्त हो गया तो उसका गरेबान पकड़िए, क्योंकि उसने हो सकता है चंद रुपए लेके टिकट दिया हो या कुछ और फेवर के लिए दिया हो, मैं आरोप नहीं लगाता। लेकिन जब दिया है तो उसने पार्टी का नुकसान किया, उसने लोकतंत्र का नुकसान किया, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। और इस बार ये तीनों राजनीतिक दलों में हुआ है। और जब मेरी कुछ आपके एक पार्टनर से बात हुई, उसने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम यह है कि राष्ट्रवादी से बात करते बोलते कांग्रेस और शिवसेना ने किया होगा, शिवसेना से बात करते तो बोलते इन दोनों ने किया होगा, नाना पटोले से बात करते तो बोले इन दोनों ने किया होगा, और सभी ने किया है, क्या करें। तो मैंने एक को कहा, मैंने बोला मैं नाम बताता हूं आपको, और 2 मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई। मैंने बोला जो उम्मीदवार वहां लड़ रहा था बीजेपी का, उसने बोला कि 20 करोड़ रुपए देके मैंने टिकट खरीदवाई है, क्या करोगे। मैंने आप देख लो, ये 20 करोड़ आप तक आए कि बीच में खा गए, आए हो तो कम से कम पार्टी फंड जोड़ दो। ये करना होगा, क्योंकि सामने आपके बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। आपके सामने ऐसा आदमी है, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी बात। और फिर आप नेता जब बोलता है तो कार्यकर्ता उसी नेता के वक्तव्य पे टिका रहता है। मैं फिर एक बार सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बार बार गुहार लगाता हूं, वक्तव्य देते के समय थोड़ा ये देख लीजिए, ये जरूरी नहीं हर नेता को बोलना है। आजकल प्रॉब्लम होगी कि कैमरा वाला आ जाके आदमी भड़बड़ा के बोलता है। अरे नहीं बोलना है आपको भाई, जो इशू नहीं मालूम नहीं बोलना है। और इस बारे में मैं बिल्कुल बता देता हूं, अभी जो वाकया हुआ महाराष्ट्र पूरे देश में, इसके प्रतिशत आप किसी भी प्रदेश में जाइए, लोग पूछते हैं कि क्या आपके यहां अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव होता है। एक महिला अधिकारी को जो टेलीफोन पे बात हुई और उसका वीडियो सामने आया, ये बात हिंदी या आवाज की नहीं थी। वो पूछ सकते थे, मंत्री महोदय कह सकते थे कि मैडम आपका नाम क्या है और क्या हुआ क्या एग्जैक्टली वहां पे, ये क्या लोग क्या कह रहे हैं। वो मैडम कहती कि सर ये मुरुम की चोरी हो रही थी, मैंने पकड़ी, तहसीलदार का मेरे को प्रॉब्लम है। अच्छा मैं तहसीलदार से बात करता हूं।
आप कैसे कह सकते हो कि छोड़ दो उसको? यह महाराष्ट्र की कल्चर नहीं थी। क्या महाराष्ट्र को बिहार बनाओगे? एक धुलिया काफी नहीं है हमारे पास। सॉरी बीड़, एक बीड़ काफी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र का बीड़ बनाओगे? कुछ जगह पे वक्तव्य मत दीजिए और चद्दर डालने का प्रयास मत करिए, इसलिए आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाता है। और जनमानस में आपकी एक पहचान है। आज राष्ट्रवादी को कोई पहचानता होगा तो माफ कीजिएगा, यदि किसी को बुरा लगे तो बिल्कुल मुझे गाली दीजिए, अगली बार बुलाइए मत। यदि राष्ट्रवादी की आज पहचान है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, शरद पवार। और हम मीडिया में होते हुए 35 साल हो गए मुझे दिल्ली में, शरद पवार क्या बोलते लोग ऐसा कान ऐसा करके सुनते हैं, क्योंकि एक एक शब्द में क्या लाइन बदलती है यह देखा जाता है। जरूरी नहीं बोलना, इससे कैडर कंफ्यूज हो जाता है। लोग गाली देते हैं आपके नेता को, बोले बता सारे तुम्हारे नेता कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बैठे हैं मुंबई दिल्ली में, कार्यकर्ता गांव में है, वो आपकी लड़ाई लड़ता है, वो बात करता है। कई बार जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम भी बदनाम होते हैं। हम कई लोग मुझे कहते कि पहली बार तो जब मैं आया ताई जी, और यहां जब मैं भाषण देने लगा, सब मुंबई में थे हॉस्पिटल में, और फेसबुक पे चल रहा था, तब तक सोशल मीडिया फुल फ्लेज चल गया। अशोक वानखेड़े जॉइंस एनसीपी, और मेरी बीबी को फोन पे फोन, वो बोले अरे वो गए तो एनसीपी, मुझे नहीं लगता ज्वाइन, बोले ज्वाइन कर लिया, देखो भाषण दे रहे हैं। लगता है हम पे भी आरोप लगते हैं, लेकिन उन आरोपों के साथ भी हम सब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यह लड़ाई ये सत्ता में आने की नहीं है, ये संविधान में है। मैंने सत्ता में आपको भी देखा, मैंने सत्ता के बाहर भी देखा। जब सत्ता में आप थे तब भी संविधान और प्रजातंत्र के हिसाब से चला जा रहा था। जब हुआ आरोप लगते हैं कि अरे उन्होंने तो पुलोत किया था, अरे शरद पवार जी ने जब पुलोत किया था वो अपने ताकत पे किया था, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के भरोसे नहीं किया था। वो उनकी औकात थी कि एक युवा बोल देता है कि मैं सरकार बनाऊंगा और लोग साथ में हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, गर्व होना चाहिए ऐसे युवा पे। यदि कांग्रेस टूटी है तो कांग्रेस का आला कमान जाने की वो क्यों टूटी। मेरी लड़की भग जाती है तो पड़ोसी को दोष देने के पहले मैं अपने घर में देखूं कि मेरी लड़की भग क्यों गई। तो आपको आकलन वैसा करना होगा, आपको वो देखना होगा। और जिस दिन संविधान के खिलाफ होगा, जिस दिन आप, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का गला घोट रहा होगा, वहां बाकायदा इतनी ताकत मैं रखता हूं, और बाकी जगह तो पता नहीं मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि मैंने बोला यदि अपॉइंटमेंट मांगा, साहब आप कहाँ हैं, मैं मिलना चाहता हूं, मुझे बहुत कुछ कहना है, तो बोलेंगे आइए, और मेरे को सुनेंगे, ये नहीं बोलेंगे चल निकल जा मेरे घर से। मैं जानता हूं मैंने साहब के बारे में क्या क्या बोला। यदि पुराने यूट्यूब पे जाके बैठोगे तो शायद आप मुझे यहां से बाहर भी जाने नहीं दोगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चाहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक एनालिसिस होने के नाते मैं जो देख सकता हूँ देख सकता हूँ। आज मैं थोड़ा व्यक्तिगत भी बोल रहा हूँ, इमोशनल होकर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत कम लोगों के चरण छूता हूँ। मैं सुमित्रा महाजन के चरण छूता हूँ, वो मुझे माँ जैसी है, बहुत कम लोगों के। उसके बाद यदि मैं इन साहब के चरण छूता हूँ, मैं पब्लिकली बोलता हूँ, तो इसलिए नहीं चरण छूता कि मुझे कोई राज्यसभा चाहिए, लोकसभा चाहिए, वो ऑफर बहुत पहले से कई लोगों ने दिया है। सवाल राज्यसभा लोकसभा का नहीं है, सवाल है आज मैं अपने ऑफिस में कहता हूं कि क्यों यार कितने वीडियो करवाओगे, अब मैं 60 साल का हो गया हूं। जब मैं ये कहता हूं तो मेरे जो एडिटर है चित्रांश, उसने मुझे कहा आप जिनको गुरु मानते हो उनकी उम्र देखो, उनकी स्थिति देखो। आज रात को थोड़ा काम किया तो सुबह उठने में देर हो जाती है, आज भी सुबह 7 बजे तैयार होता है ये 80 साल का युवा। आज मेरे लिए रोल मॉडल है। मैं उनकी उम्र में क्या कर पाऊंगा, कि व्हील चेयर पे रहूंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब जब इनको देखता हूं 2 वीडियो और करता हूं। ये ताकत मुझ में आती है, इसलिए मैं इस आयोजन में भी आता हूं। मैं 2 दिन लगते हैं यहाँ पे, एक बार शिरडी विरडी तो ऐसा है कि ताई सुबह आओ शाम को जाओ, यहाँ पे संडे मंडे को फ्लाइट नहीं, इसलिए सैटरडे को आना पड़ा, और कल जाने के लिए मुझे मुंबई से जाना पड़ेगा। इतना टाइम, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे फिर दर्शन होंगे, क्योंकि मेरा महाकुंभ तो यह है जिनसे कुछ सीखे वो महाकुंभ है। क्या जाते हो रामायण, क्या अयोध्या जाते हो और क्या काशी जाते हो, कोई नहीं वहां पे।
मैं अयोध्या जाता हूं, मैं राम के दर्शन करने नहीं जाता, क्योंकि अयोध्या में राम है ही नहीं। मेरा राम ऐसे फ्रॉड लोगों के बीच में होता नहीं। जो राम को एटीएम समझते हो, राम वहां कहां? जो आंबेडकर के एटीएम समझते हो, वहां आंबेडकर कहां? आप उस जगह पे जाइए जहां आपको लगता है कि इसको मैं रोल मॉडल मानूं। मैं स्ट्रगल, पेशेंस, इतनी बड़ी हार आने के बाद तो लोग हार्ट अटैक से चले जाते हैं। इसके बावजूद यहां आप सब यदि यहां बैठे हो और दिल पे हाथ रख के कहो कि आज सब लोग यदि पूरे उत्साह के साथ लगातार चुनाव हारने के बाद भी लगे हुए हो, इतना कुछ हुआ पार्टी के साथ, इसलिए भी साथ हो क्योंकि सिर्फ एक आदमी सामने है, सबका एक विश्वास है कि ये है तो नैया पार लगेगी। तो ऐसा ही विश्वास उनमें बनाए रखिए, ऐसे ही आप काम करते रहिएगा, ऐसा ही साहब को साथ देते रहिएगा। ये यज्ञ है, ये लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। सत्ता में आए जाए, मैं फिर दोहराता हूँ, मैं जितने चीफ मिनिस्टर को जानता हूँ उनमें से एक ऐसा भी नहीं है। मैं डबल इंजन के भी चीफ मिनिस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, खूब खाना खिलाते हैं मेरे साथ, खूब गुजरातियों को गाली देते बैठ के। तो वो सभी लोग एक इंसान की इज्जत करते हैं, शरद पवार। आपके महाराष्ट्र के शरद पवार बहुत क्या इंसान है। तो गर्व होता है आदमी को यदि जिस आदमी ने पूरे भारतवर्ष पे अपना परचम फैलाया हो। वो इसलिए नहीं फैलाया कि वो शरद पवार है, इसलिए नहीं कि उन्होंने हर चुनाव में बोला कि अरे आजा वानखड़े तू ये 2 करोड़ रुपए ले ले, चल तू मेरे लिए बोल। ऐसा नहीं है। पैसे से नहीं कुछ होता। पैसे से कुछ होता तो अडानी अंबानी दोनों चुनाव लड़ लेते, और ये दोनों चुनाव लड़ लेंगे तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। एक एस्कॉर्ट के मालिक थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, याद होगा सर आपको, फरीदाबाद से। डिपॉजिट जब्त हो गया बेचारे का, और उसने फरीदाबाद में इतनी फैक्ट्री, इतने लोगों को नौकरी लगाई, जॉब दिया। क्योंकि नेता का काम नेता का होता है, उद्योगपति का काम उद्योगपति का, पत्रकार का काम पत्रकार का। जिस दिन पत्रकार नेता बनना रहेगा, ना वो पत्रकार रहता ना नेता बनता है, ये बात मैं जान। और जिस दिन नेता धंधेबाज बनेगा तो वो दलाली रहता है, फिर नेता बन नहीं सकता। आप भले ही उसके ऊपर तगमा लगा दो कि ये बहुत बड़े नेता है, ये हमारे इतने सीटें आने जाने पे छोड़ दीजिए। इस देश में तो फूलन देवी भी चुनाव जीती है, और फूलन देवी के छोड़िए, कम से कम वो एक दलित समाज की थी, लोगों ने वोट दिए होंगे। मध्य प्रदेश के कटनी में एक तृतीय पंथी चुनाव जीत गया था। तो चुनाव जीतने के मायने ये नहीं है कि आप जनमानस पे राज कर रहे हैं। चुनाव यदि जुगाड़ हो गया है तो ये जुगाड़ू है, और हम जुगाड़ू नहीं है। हमको सीधे रास्ते से जाना है, लड़ना है। इसलिए आप सभी लोग लगे रहिएगा। अभी पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव होंगे, साथ दीजिए एक दूसरे को, और जो चुनाव जीतता होगा उसका साथ दीजिएगा। किसी को हराने के लिए मत कुछ करिएगा। और नेता लोग भी जिनके हाथ में कमान है, थोड़ा पार्टी का सोचिएगा। पार्टी बहुत कुछ देगी आपको, एक बार सत्ता को तो आने दे। टिकट ब्लैक में मत बेचो, टिकट सीधे बेचो, जाने दो। लोग पिक्चर अच्छी होगी तो बार बार आएंगे, ये मेरा कहना है। यदि किसी को बुरा लग गया होगा, यदि कुछ, आज हमारे मित्र है मुस्लिम भाई, इसने